पीएम साहब, वादा था अच्छे दिन आएंगे। आज देश पूछ रहा है, क्या आ गए अच्छे दिन? 125 करोड़ लोग पूछ रहे हैं, कब आएंगे अच्छे दिन? महिलाएं पूछ रही हैं, कब कंट्रोल होगा किचन का बजट? युवा पूछ रहे हैं, कब मिलेगा रोजगार का अवसर? किसान पूछ रहे हैं, कब काटेंगे खुशियों की फसल? लोग टकटकी बांधे बजट की तरफ देख रहे हैं। दूसरी तरफ विपक्ष है, सवाल पर सवाल दाग रहा है, चिल्ला चिल्ला कर पूछ रहा है, क्या हुआ तेरा वादा? क्या हुआ आपके वादे का? क्या हुआ? लगता है कि आज आपने अपनी आंख और कान बंद कर दिए। विपक्ष सवाल पूछ रहा है, पहले भी पूछता रहा है और आगे भी पूछेगा, लेकिन सवाल यहाँ विपक्ष का नहीं, बल्कि उन करोड़ों लोगों का है जिन्होंने सरकार के तीसरे बजट से बड़ी उम्मीद लगा रखी है, जिनके पास सवालों की फेहरिस्त काफी लंबी है। महंगाई क्यों बेकाबू है? विदेश में जमा ब्लैक मनी कब आएगी? कब रुकेगी किसानों की आत्महत्या? तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हमारी इस खास पेशकश में हम आपको बताने वाले हैं मोदी सरकार के 21 महीने का पूरा लेखा जोखा। पहले किराया बढ़ाया रेल का, फिर नंबर आया तेल का। खुद ही 10 साल करते रहे नुक्ताचीनी, आते ही 2 रुपये किलो महंगी कर दी चीनी। हर कोई सपने दिखाकर आम आदमी को ठग रहा है। अध्यक्ष महोदय, आम लोगों को अब डर चीन से नहीं, चीनी से लग रहा है। दुनिया मून पर, सरकार हनीमून पर। पूछ रहे पूरे देश के चाय वाले हैं, महंगाई की वजह से खाली चाय के प्याले हैं, लोगों को तो बस 2 वक्त की रोटी के लाले हैं। सरकार जी बता दीजिए, अच्छे दिन कब आने वाले हैं? जी हाँ, 125 करोड़ लोगों को यही सवाल सता रहा है कि अच्छे दिन कब आएंगे। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन, मैं हूं कविता सिंह। इस खास पेशकश में सबसे पहले हम बात करते हैं मोदी सरकार के उन कामों की जिन्हें एनडीए सरकार अपनी सबसे बड़ी कामयाबी, सबसे बड़ी उपलब्धि के तौर पर बता रही है। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या ये महज सरकार की खुशफहमी है या वाकई में ये आम आदमी की कसौटी पर खरे उतरे हैं? मनरेगा आपकी विफलताओं का जीता जागता स्मारक है। आजादी के 60 साल के बाद आपको लोगों को गड्ढे खोदने के लिए भेजना पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये वो बयान है जो उन्होंने सरकार का 1 साल पूरा होने के मौके पर दिया था, लेकिन अब तो 1 साल से भी कहीं ज्यादा का वक्त हो चुका है। तो आइए आपको दिखाते हैं सरकार ने कितने गड्ढे भरे हैं। अगर आंकड़ों और जुमलेबाजी पर यकीन करें तो मोदी सरकार की अब तक की सबसे बड़ी योजना है जन धन योजना। प्रधानमंत्री ने 28 अगस्त 2014 को दिल्ली में जन धन योजना का शुभारंभ किया था। सरकार ने दावा किया था कि कांग्रेस के 60 साल के शासन में इतने बैंक अकाउंट नहीं खुले जितने एनडीए ने चंद दिनों में खोल दिए। अब अगर जनधन पर सरकार के रिपोर्ट कार्ड की बात करें तो जनधन योजना में 17 फरवरी तक कुल 20 करोड़ 87 लाख खाते खोले गए। इनमें 12 करोड़ 79 लाख ग्रामीण क्षेत्र, जबकि 8 करोड़ 8 लाख शहरी क्षेत्र में खोले गए। इन सभी अकाउंट में 32,730 करोड़ रुपए जमा है। हालांकि इस योजना के तहत 29% खाते ऐसे हैं जिनमें जीरो बैलेंस है। सरकार इन आंकड़ों पर खुश हो रही है, लेकिन विपक्ष जनधन योजना को फ्लॉप बता रहा है। अगर जानकारों की बात करें तो वो जनधन योजना को 100 में से 100 नंबर दे रहे हैं। नहीं, सरकार बदली है और अभी जो कॉमन मैन है उसको लग रहा है कि रियली अभी सरकार चल रही है। दिल्ली में कुछ ना कुछ डेवलपमेंट हो रहा है, नया स्ट्रैटेजी आ रहा है, लोगों को मालूम पड़ रहा है कि अपने पीएम क्या कर रहे हैं और उनका आगे का स्ट्रैटेजी क्या है। पहले ये लैक था, मीन्स ये जो स्ट्रैटेजी था ये लोगों को कुछ मालूम ही नहीं था कि कंट्री में क्या चल रहा है। इसके अलावा संपन्न लोगों से एलपीजी सब्सिडी का सरेंडर करवाना भी सरकार का बड़ा कदम है। दावा किया जा रहा है कि 62 लाख लोग अपनी मर्जी से सब्सिडी छोड़ चुके हैं। काम हो रहा है मगर अभी मीन्स उतना इफेक्ट जो इसका जो रिजल्ट है वो अभी तक फील नहीं हुआ है। तो अभी और इंतजार करने से शायद वो पता चलेगा कि जो अभी चेंजेस कर रहे हैं उसका रियल फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान और सुकन्या समृद्धि योजना को भी सरकार अपनी बड़ी उपलब्धि मानती है। सरकार ने अपनी इन योजनाओं के जरिए एक साल में लिंगानुपात के आंकड़े को 10 अंक ऊपर लाने का लक्ष्य रखा है। मुंबई से रफीक मुल्ला के साथ टीम न्यूज नेशन। और आइए अब बात कर लेते हैं ब्लैक मनी की। जी हां, वही ब्लैक मनी जो मुद्दा जिसने मोदी को सत्ता के शिखर तक पहुंचाने में सबसे बड़ी भूमिका अदा की। लेकिन क्या आदमी को किया गया काले धन का वादा पूरा हो गया है? आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। अरे एक बार ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए भी मिल जाएगा। इतने रुपये। सही सुना आपने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कुछ कहा, अब देश के 125 करोड़ लोग भी उनसे यही सवाल पूछ रहे हैं। विपक्ष भी पूछ रहा है, किसे मिले 15 लाख। आपको याद होगा, लोकसभा के चुनाव से पहले उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के बाहर बहुत सारा काला धन है, उस काले धन को वापस लाऊंगा और हर गरीब व्यक्ति, हर हिंदुस्तान के व्यक्ति के बैंक अकाउंट में मैं 15 लाख रुपए डालूंगा। ये उनका वायदा था। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, इस मीटिंग में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए मोदी जी ने डाले? कोई यहां पे है जो हाथ उठा के कह सकता है कि नरेंद्र मोदी जी ने मुझे 15 लाख रुपए बैंक अकाउंट में डाल के दिए? खैर, राहुल गांधी भले ही सवाल उठा रहे हों, लेकिन बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पहले ही कह चुके हैं 15-15 लाख हर अकाउंट में आने की बात महज जुमला थी। चलिए मान लिया जाए कि मोदी का ब्लैक मनी वाला बयान चुनावी जुमला था, लेकिन इसे कैसे नजरअंदाज किया जाए कि विदेशी बैंकों में आज भी देश के लाखों करोड़ रुपए अवैध रूप से जमा है। आइए आपको दिखाते हैं सरकार की तरफ से ब्लैक मनी को लेकर अब तक क्या कुछ किया गया है। ब्लैक मनी को लेकर सरकार ने पहला कदम कैबिनेट की मीटिंग में उठा लिया। सरकार ने काले धन की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया। इसके अलावा नवंबर 2014 में इस मुद्दे को उठाया गया। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने राज्यसभा में बयान दिया कि 250 लोगों ने कबूल किया है कि उनके विदेश बैंकों में खाते हैं। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में भी ब्लैक मनी रखने वाले 627 लोगों की लिस्ट सौंपी। सरकार ने दावा किया कि इनमें से 427 लोगों की पहचान कर ली गई है। हालांकि ब्लैक मनी पर सरकार की यह दलील किसी के गले नहीं उतर पाई। केंद्र की तरफ से संसद में कहा गया कि किसी को नहीं पता कि देश का कुल कितना काला धन विदेशी बैंकों में जमा है। सरकार ने काले धन की घोषणा के लिए 1 जुलाई 2015 से 3 महीनों के लिए एक योजना शुरू की। इस योजना के तहत 30 सितंबर तक कुल 3,770 करोड़ रुपए की 638 घोषणाएं की गई। इसके तहत 31 दिसंबर तक 30% की दर से कर और 30% की दर से जुर्माना लगाया गया। यानी सरकार के इस कदम से औसतन एक आदमी के पास महज 6 करोड़ रुपए वापस आ सकते थे। सरकार की यह स्कीम करीब 3 महीने तक चली, लेकिन लोगों ने इसे लेकर कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई। मोदी सरकार ने ब्लैक मनी पर लगाम लगाने के लिए कड़ा कानून भी बनाया है, जिसमें टैक्स चोरी पर 10 साल तक की कैद का प्रावधान है। आरोपियों को सेटलमेंट आयोग के पास जाने की इजाजत नहीं है। प्रस्तावित कानून में आय छिपाने की हालत में 300% तक जुर्माना भरने का प्रावधान रखा गया है। ब्लैक मनी लाने से जो फायदे होने चाहिए थे, ब्लैक मनी हमको क्यों चाहिए? क्योंकि हमारा जो रुपये का, एक तो रुपये स्ट्रेंथन हो यूएस डॉलर के मुकाबले, चीजों की दर जो है वो सस्ती हो। तो ये जब तक इफेक्ट्स आएंगे नहीं, तो ब्लैक मनी सिर्फ एक एजेंडा बन के रह गया कि ब्लैक मनी आना चाहिए, लेकिन आया नहीं है अभी तक। कुल मिलाकर सरकार ने ब्लैक मनी रखने वालों पर शिकंजा कसने की पूरी कोशिश की है, लेकिन जो ब्लैक मनी देश से बाहर स्विस बैंकों में पड़ी है, उसे कैसे वापस लाया जाए? जानकारों की माने तो सरकार के पास अब तक इसके लिए कोई फुल प्रूफ प्लान नहीं है। टीम न्यूज नेशन। और अब बात कर लेते हैं हिंदुस्तान के यंगिस्तान की। जी हां, युवा किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत होता है। मोदी ने यूथ का चुनाव में भरपूर इस्तेमाल किया, नौजवानों को सुनहरे भविष्य के सपने भी दिखाए। लेकिन 21 महीने बीत जाने के बाद उनके कार्यकाल में युवाओं के कौन कौन से सपने पूरे कर दिए मोदी जी ने, ये भी आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। सबसे बड़ी युवा आबादी वाला मुल्क हिंदुस्तान। यहाँ 65% आबादी 35 साल से कम है। युवा देश के भविष्य हैं।
इन्हीं नौनिहालों पर कल के भारत का सपना टिका है। भारत आगे बढ़े, विकसित बने, इसकी जिम्मेदारी हिंदुस्तान के युवाओं के कंधों पर है। स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, सरकार की इन तमाम योजनाओं की सफलता यंग जनरेशन पर निर्भर है। यही सोचकर पीएम मोदी ने इन युवा कंधों पर आधुनिक भारत की नींव रखी है। पीएम मोदी ने युवाओं के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं, जिसके तहत उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का सपना देखा गया है। मसलन 1 करोड़ लोगों को मेक इन इंडिया से रोजगार मिलेगा। डिजिटल इंडिया से 1 करोड़ 70 लाख प्रत्यक्ष नौकरी का अनुमान है। नेशनल स्किल मिशन ग्रामीण योजना के लिए अहम है। नेशनल स्किल मिशन के तहत ग्रामीण युवाओं को ट्रेनिंग दी जा रही है। छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत भी की गई है। मेक इन इंडिया को लेकर भी सरकार ने कई कदम उठाए हैं। विदेशी दौरे के दौरान पीएम के एजेंडे में सबसे ऊपर मेक इन इंडिया ही रहता है। जर्मनी के हैनोवर में पीएम ने मेक इन इंडिया की धमाकेदार एंट्री कराकर यह जता दिया था कि वो मेक इन इंडिया को लेकर कितने गंभीर हैं। अलग अलग योजनाएं चालू की है, लाइक मेक इन इंडिया। रियली इट इज वेरी गुड मूव फॉर आवर कंट्री। हम लोगों को काफी बाहर के लोगों का सपोर्ट लेके वी कैन बी इंडिपेंडेंट टेक्नोलॉजिकली। तो ये बहुत सारी योजनाएं जो हमारी चल रही है वो ऐसी कंटिन्यू रहे और इसमें ज्यादा से ज्यादा देश की प्रगति के लिए ज्यादा यूजफुल है। द लायंस आर अ सिंबल ऑफ न्यू इंडिया। अगर बात मेक इन इंडिया में अब तक की प्रोग्रेस की करें तो पीएम मोदी मेक इन इंडिया के तहत भारत को हथियारों की महाशक्ति बनाना चाहते हैं। भारत में F-18 विमानों के निर्माण की बात भी चल रही है। बुलेट ट्रेन के कोच और इंजन भारत में ही बनाए जाएंगे। 2015 में ज्यादा गाड़ियों का उत्पादन किया गया। 2015 में सॉफ्टवेयर का रिकॉर्ड निर्यात हुआ है और मोबाइल उत्पादन पहले के मुकाबले दोगुना हुआ है। आज बड़ी संख्या में सड़कें बन रही हैं, बिजली का विस्तार हो रहा है। मैं देश का संचार मंत्री हूं। सबसे हाईएस्ट स्पेक्ट्रम ईमानदारी से उसकी राशि को नीलाम की गई। आज हिंदुस्तान में 10 करोड़ मोबाइल फोन बनते हैं, जो 1 साल पहले 50 लाख बनते थे, जिसकी चर्चा राष्ट्रपति जी ने की है। आज पोस्टल का विस्तार हम ई-कॉमर्स और पेमेंट बैंक के लिए कर रहे हैं। आज भारत डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्मार्ट सिटीज ये और मेक इन इंडिया, ये सारे प्रोग्राम भारत को बदलने वाले हैं। सरकार मेक इन इंडिया को सफल बनाने की भरसक कोशिश कर रही है, लेकिन सरकार भी ये जानती है कि अभी तो ये सिर्फ शुरुआत भर है। मेक इन इंडिया को लेकर अभी लंबा सफर तय करना है। सैयद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन, दिल्ली। सरकार अपनी पीठ जरूर थपथपा रही है, लेकिन आम आदमी को अब भी अच्छे दिनों का इंतजार है। क्या वाकई 29 फरवरी को जब आम बजट पेश किया जाएगा तो वो इंतजार खत्म होगा? देखना अहम होगा। आगे बढ़ने से पहले अब तक की खास खबरों पर भी नजर डाल लेते हैं।